Screen is visible to all of you. Just reply. Yes, sir. Yes, sir. So हम पढ़ रहे हैं हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, इन विच हम अभी डायबिटीज शुरू करेंगे। डायबिटीज में एंटी डायबिटिक ड्रग पढ़ने से पहले हमें इंसुलिन के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इंसुलिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेगुलरली। हर साल जीपेट में इंसुलिन से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो डायबिटीज हमारे डायबिटीज दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज मेलाइटस एंड अनदर वन इज डायबिटीज इंसिपिडस। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है वो हमारा एक मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकोज के जो लेवल है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसमें क्या होता है, जो लिपिड होता है, लिपिड का लेवल भी हमारे बॉडी में हाई हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। और जो कीटोन बॉडीज होती हैं उनकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर। जहाँ पे भी आपको नेमिया दिखे तो समझना कि मतलब उस चीज की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। देन डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस में जो एडीएच लेवल होता है हमारी बॉडी में, एडीएच लेवल की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फ्लूइड को हैंडल नहीं कर पाती। जो भी हमारे बॉडी के फ्लूइड है, जैसे ब्लड है और लिपिड है और क्या कहते हैं, ये जो जितने भी लिपिड्स होते हैं इनको रेगुलेशन करने के लिए जो हमारी एबिलिटी होती है वो थोड़ी थोड़ी लूज होनी चालू हो जाती है, जैसे हमें डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. देन देन डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम डीप में पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस को। डायबिटीज इंसिपिडस से हमें हमारे इतने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जीपीटी में, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज नॉर्मल शुगर लेवल इन अवर बॉडी। सो 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हमारा होता है वो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी जो यूनिट है, यूनिट हमेशा याद रखना। हमें हमेशा हमें यूनिट में कंफ्यूजन होती है। ऑप्शंस में लिखा होता है 100 to 120 ग्राम पर डेसीलीटर, 100 to 120 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो हमें हमेशा मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे टिक लगा के आना है। नंबरिंग सबको याद रहती है पर हमेशा कंफ्यूजन होती है हमें यूनिट में। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस को हम कैसे डायग्नोज करेंगे कि हमें डायबिटीज मेलाइटस हो रखी है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, हमारी जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पानी हमें बार बार हम पानी पीते हैं बहुत ज्यादा। अब पानी पीते हैं तो यूरिनेशन बहुत ज्यादा आती है, तो यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। जो हम हमें कभी भी चोट लगती है तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती। नॉर्मली नॉर्मल वो ह्यूमन बॉडी की अगर जो वुंड था वो अगर सपोज एक वीक में ठीक हो रहा है, तो डायबिटीज होने के बाद वो वुंड 2 वीक में ठीक होगा, तो वुंड हीलिंग जो है वो प्रोलोंग हो जाती है। देन जो कैपिलरी, जो हमारी बॉडी में कैपिलरी होती है, जैसे प्लेटलेट, जैसे ब्लड वेसल होती है, वैसे कैपिलरी होती है। कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है हमारी डायबिटीज मेलाइटिस में। फिर हम डायबिटीज मेलाइटिस मेलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल वो होता है जब हमने कुछ भी नहीं खाया होता, खाली पेट, एम्प्टी स्टमक, जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, शुगर टेस्ट कराते हैं, तब उसको बोलते हैं हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो उसको हम बोलते हैं प्री प्रेंडियल। प्रेंडियल होती है हमारी मील, मील से पहले, प्री प्रेंडियल। तो अगर जो हमारी प्री प्रेंडियल जो शुगर टेस्ट है उसके अंदर अगर हमारी 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ गई, तो हम बोलते हैं कि उस बंदे को डायबिटीज है। देन हमारी आती है देन आती है आफ्टर मील। आफ्टर हम जब आफ्टर कंजप्शन ऑफ द मील जब हम शुगर टेस्ट कराते हैं, तब अगर हमारी जो डायबिटीज जो शुगर लेवल है वो अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है,
तो हम बोलते हैं कि उस बंदे को डायबिटीज है। फिर आती है हमारी HbA1c लेवल। HbA1c लेवल चेक करते हैं हम, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड HB बोलते हैं। अगर उसका जो लेवल है वो मोर देन 6.5 ग्राम% आ रहा है, तो तो डॉक्टर्स बोलते हैं तो कि इसको डायबिटीज है। और जो HbA1c होता है वो हमारे पिछले 2-3 महीने का डाटा दिखाता है हमारी बॉडी का, कि इसको इस लेवल की शुगर है। सी, अगर सपोज मैंने अभी मील खाई और मैं आधे घंटे बाद अगर मैं अपना शुगर लेवल चेक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हाई आएगा, क्योंकि अभी जो मेरा मील है वो धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट साइकिल होगी उसके अंदर, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होके वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो 2 या 3 महीने वाली ग्लाइकोसाइलेटेड एचबी चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसको डायबिटीज है भी या नहीं है, तो वो HbA1c लेवल को चेक कर दें। इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. और भाषा, मंदिर आपको आया समझ में? देन अब डायबिटीज मेलाइटस हमारे 4 टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होती है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जो टाइप 1 होती है वो होती है हमारी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 होती है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बन रहा हमारी बॉडी में। टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन इंसुलिन बन रहा है, लेकिन जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो उसमें कोई मतलब उसमें कोई चेंजेस आ गए। अंडरस्टैंड? तो टाइप 1 के क्या होते हैं, टाइप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन जो है वो इनिबिट हो गया। अब हमारी बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इनिबिट हो गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो इंसुलिन है उसको हम बाहर से ले ले, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा ले, तो हमारी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हमारी बॉडी में इनहिबिट हुआ। और ये बहुत कॉमन होती है, ऐसा बहुत रेयर होता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन रहा। और ये अगर होती है तो ये जुवेनाइल स्टेट से होती है। जुवेनाइल मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं उन उन उस स्टेट से ही होती है, अगर ये होती है, अगर डायबिटीज तो। और इसके अंदर जेनेटिक डिस्पोजिशन जो होता है वो लो होता है। अंडरस्टैंड? अब जो टाइप 2 होती है हमारी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस। ये 90% जो केसेस होते हैं, इसके जो 90% केसेस होते हैं वो मतलब जितने भी डायबिटीज मेलाइटिस है उसमें से 90% केसेस हमारे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के ही होते हैं। और लेट ऑनसेट होती है जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो हमारी लेट ऑनसेट होती है। इसका मतलब क्या है लेट ऑनसेट का, कि जो भी डायबिटीज मेलाइटिस है वो, जो टाइप 2 है वो मतलब लेट स्टेज में शुरू होती है, 40+ ईयर्स लोगों वाले लोगों को, 40+, 50+ ऐसे लोगों को। तो लेट ऑनसेट का मतलब ये है यहाँ। अब एक नोट हमने लिखा है, एक नोट ये इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन का लेवल हमारी बॉडी में हाई भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, बट वो स्टिल हमें डायबिटीज कोज कर सकता है। सी, अगर इंसुलिन का लेवल हाई है हमारी बॉडी में, तब भी वो अगर डायबिटीज कोज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन के रिसेप्टर है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अमृता? हाँ भाई, अपनी सुन। देन आता है हमारा टाइप 3। टाइप 3 को हम बोलते हैं मोडी। मोडी का जो फुल फॉर्म है वो है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज यंग। ये टाइप 3 जब होती है जब हम पेनक्रियाज को रिमूव कर देते हैं। सी, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकल रहा है, जो इंसुलिन रिलीज होता है वो पेनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है। अब अगर इंसुलिन पेनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज हो रहा है और हमने क्या करा, हमारी बॉडी से पेनक्रियाज को ही रिलीज कर दिया, पेनक्रियाज को ही रिमूव कर दिया। अगर हम अब हमारी बॉडी में अगर पेनक्रियाज ही नहीं है तो पेनक्रियाज से इंसुलिन नहीं निकलेगा। इंसुलिन नहीं निकलेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा हमारी बॉडी में कि डायबिटीज जो है वो बढ़ जाएगी। तो टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस आपको समझ में आ गई। अब टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है? टाइप 4 डायबिटीज मेलाइटिस होती है, GDM बोलते हैं इसको, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये कब होती है? ये 20 to 24 वीक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी स्टेज में क्या होता है, ड्यू टू प्रेगनेंसी स्टेज 20 to 24 वीक में क्या होता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा मतलब इंसुलिन ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लग जाता है। तो उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज मेलाइटिस होती है।
तो ये 4 टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस है। इतना समझ में आया आपको? 4 टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस कौन सी होती है? हाँ सर सर। टाइप 3 को। हाँ, टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटिस होती है कि देखो, हमारे जो इंसुलिन रिलीज होता है वो हमारे पैनक्रियास से रिलीज होता है। अगर इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज हो रहा है तो इंसुलिन क्या करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अब क्या करा हमने, अब हमने पैनक्रियास को ही रिमूव कर दिया। सपोज पैनक्रियास में उसको कोई बीमारी हो गई या पैनक्रियास स्वेल हो गया। अगर पैनक्रियास स्वेल हो गया, पैनक्रियास में कोई बीमारी होगी, तो हमें पैनक्रियास को रिमूव करना पड़ा उसकी बॉडी से। अगर पैनक्रियास को हम रिमूव कर रहे हैं तो उसकी बॉडी में अब इंसुलिन नहीं रिलीज हो रहा। तो अगर इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा तो वो उससे क्या होगा कि उसको डायबिटीज कोज हो जाएगी। अंडरस्टैंड खुशबू? यस सर। देन अब हम पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। देखो, इंसुलिन की जो डिस्कवरी हुई थी, इंसुलिन की डिस्कवरी की थी बेंटिंग और बेस्ट ने 1921 में। स्टार मार्क क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने। अंडरस्टैंड? ये डिस्कवरी हुई थी 1921 में। तो इंसुलिन तो डिस्कवर हो गया, लेकिन जो इंसुलिन की क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, जो इंसुलिन की क्रिस्टलाइन फॉर्म डिस्कवर हुई वो 1926 में हुई। देन जो इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर आया, इंसुलिन का केमिकल स्ट्रक्चर आया 1956 में, और ये किसने दिया था, सेंगर ने। तो ये आपको साइंटिस्ट के नाम याद होने चाहिए और सन विद सन याद होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अब हम इंसुलिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सी आपको ये देखो, ये 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 5 7 8 9 10 11, तो ये 21 अमाइनो एसिड है। ये 21 अमाइनो एसिड की जो चेन है इसको बोलते हैं हम ए चेन। देन अ, ये जो हमारी जो व्हाइट अमाइनो एसिड की चेन है इसको बोलते हैं हम सी चेन। और जो ये हमारी 30 अमाइनो एसिड की चेन है, टिल 30, 29 एंड 30, ये होती है हमारी बी चेन। तो ए चेन और बी चेन को जो हमारा जो कनेक्ट करता है वो सी चेन कनेक्ट करती है। लेकिन जो सी चेन है वो सी चेन इंसुलिन का पार्ट नहीं होती। इंसुलिन का पार्ट होती है हमारी ए चेन और बी चेन। इतना समझ में आया? तो ये नोट में लिखा हुआ है हमने कि सी चेन नॉट काउंट्स इन इंसुलिन स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अमृता, संचित्रा, रोशनी। यस सर। देन अब देखो, बीटा पेनक्रियास की बीटा सेल से क्या हो रहा है, रिलीज होता है प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन के अंदर 110 अमाइनो एसिड होते हैं। सी 65 + 21, ये होता है हमारे प्रो इंसुलिन। 65 एंड 21 86 अमाइनो एसिड होते हैं। तो पहले बीटा सेल से रिलीज होता है हमारा प्रो इंसुलिन, वो 110 अमाइनो एसिड का होता है। अब 110 अमाइनो एसिड में से माइनस करते हैं हम 24 अमाइनो एसिड को, तो हमारा प्रो इंसुलिन बन जाता है। एक सेकेंड ना, यहाँ मिस्टेक हुआ है थोड़ी। यहाँ पर प्री प्रो इंसुलिन कर लेना। प्री प्रो इंसुलिन, जो हमारा प्री प्रो इंसुलिन होता है वो हमारा 110 अमाइनो एसिड का होता है। एंड प्री प्रो इंसुलिन में से हम माइनस करते हैं 24 अमाइनो एसिड को, तो वो 86 अमाइनो एसिड का बन जाता है। फिर उसके अंदर से हम अगर सी पेप्टाइड चेन को माइनस कर देते हैं जो कि 35 अमाइनो एसिड की होती है, तो हमारा 51 अमाइनो एसिड का हो जाता है। अब जो ये 51 अमाइनो एसिड बचते हैं इनको बोलते हैं हम इंसुलिन। ये होता है हमारा इंसुलिन। अब इंसुलिन की भी फिर दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। ए चेन में होते हैं हमारे 21 अमाइनो एसिड और बी चेन में होते हैं हमारे 30 अमाइनो एसिड। तो समझ में आया आपको? ये और एक बार बोलिए। सी, जो हमारा पेनक्रियास की बीटा सेल से रिलीज होता है वो हमारा 110 अमाइनो एसिड का एक
कंपाउंड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन। फिर 110 अमाइनो एसिड में से 24 अमाइनो एसिड हमारे रिलीज हो जाते हैं, जो बचते हैं हमारे पास 86 अमाइनो एसिड। उस 86 अमाइनो एसिड के कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। फिर 86 अमाइनो एसिड में से हमारी सी चेन रिलीज हो जाती है। सी चेन होते हैं 35 अमाइनो एसिड की, तो हमारे पास बचते हैं 51 अमाइनो एसिड। उस 51 अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन के अंदर दो चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन। इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ पढ़ा था ना, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में दो चेन होती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन। तो सी चेन तो रिलीज हो गई हमारी यहाँ पे 51 अमाइनो एसिड की। तो 51 अमाइनो एसिड की हमारी 51 अमाइनो एसिड की दो चेन बनी हमारी, ए चेन और बी चेन। ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं। देखो, ए चेन के अंदर कितने हैं? 21 अमाइनो एसिड। और बी चेन के अंदर कितने हैं? 30। 29 के बाद 30 है ना, तो 30 अमाइनो एसिड। तो टोटल मिला के 51 अमाइनो एसिड हो गए ना। तो ये होता है हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। अमृता, आया समझ में? हाँ भैया। बाकी सबको आ गया? पूर्वाशा, संचित्रा, मंदिरा, रोशनी, खुशबू। हाँ भैया। Yes, sir. देन अब इंसुलिन एक हमारे पास इंसुलिन होता है, एक ह्यूमन इंसुलिन जो ह्यूमन की बॉडी रिलीज करती है। फिर पोर्क की बॉडी भी इंसुलिन रिलीज करती है और बीफ की बॉडी भी इंसुलिन रिलीज करती है हमारी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमें दैट, ये स्टार मार्क कर लेना इसको, कि ह्यूमन एनालॉगस इंसुलिन कौन सा होता है। तो देयर इज ओनली वन अमाइनो एसिड डिफरेंस इन ह्यूमन एंड पोर्क इंसुलिन। वो जो डिफरेंस होता है वो हमारा 30th अमाइनो एसिड पे होता है। तो जो ह्यूमन और इंसुलिन के जो अमाइनो एसिड है उसकी जो सीक्वेंस है वो सेम है, बस एक ही अमाइनो एसिड पे डिफरेंस है, वो 30th अमाइनो एसिड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन एनालोगस इंसुलिन कौन सा होता है। वो जो ह्यूमन एनालोगस इंसुलिन है वो कौन सा है? पोर्क इंसुलिन है। अंडरस्टैंड? एंड ह्यूमन और बीफ इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है? 3 अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है, जिस जो होता है 8th, 10th और 30th। ये 3 अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है। अंडरस्टैंड? एक तो आपको समझ में आया? हाँ भैया। और भाषा? यस सर। देन नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एसे ऑफ इंसुलिन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसे से, कि एसे ऑफ इंसुलिन किस एनिमल पे किया जाता है। तो वो रैबिट पे किया जाता है। ये भी, इस पे भी स्टार मार्क कर लेना। और 1 mg इंसुलिन के अंदर कितने यूनिट होते हैं? तो वो 28 यूनिट होते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट हैपन, ग्लूकोज आया हमारी सेल के अंदर। हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज आया, तो ये है इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे होता है हमारी बॉडी से? पेनक्रियास से। तो पेनक्रियास की सेल्स में इंसुलिन आया। पेनक्रियास की सेल्स में जो इंसुलिन आता है वो कौन से रिसेप्टर से आता है? GLUT2 से, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से। तो GLUT2 से ग्लूकोज अंदर आया। ग्लूकोज ने क्या करा? ग्लूकोज गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही एटीपी रिलीज हुआ हमारी सेल्स के अंदर पेनक्रियास की, देन एटीपी ने क्या करा? जो पोटेशियम चैनल था, जो पोटेशियम बाहर जा रहे थे, उनको ब्लॉक कर दिया। इसके रिसेप्टर को बंद कर दिया। अब पोटेशियम बाहर नहीं जा रहा, तो पोटेशियम हमारी क्या हुए? पोटेशियम हमारी बॉडी में सेल के अंदर इंक्रीज होने शुरू हो गए, जो पोटेशियम की अमाउंट थी। तो जैसे ही पोटेशियम की अमाउंट हमारे सेल में इंक्रीज हुई, तो मेम्ब्रेन क्या हुई? मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, तो हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। वोल्टेज जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, तो कैल्शियम के जो आयंस थे वो सेल के अंदर आने लग गए। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो सिक्रेटरी सेल्स पे कैल्शियम ने एक्ट किया, और यहाँ से उन्होंने इंसुलिन का रिलीज कराया। तो ये इंसुलिन सिक्रीशन हो गया। शुरू से एक बार रिपीट करते हैं। पेनक्रियास की सेल है ये हमारी। पेनक्रियास की सेल में ग्लूट रिसेप्टर होते हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज अंदर आया। ग्लूकोज ने
ग्लूकोज ने क्या करा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। एटीपी ने क्या करा, पोटेशियम के चैनल को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही पोटेशियम का चैनल ब्लॉक हुआ, पोटेशियम के जो अमाउंट था वो सेल के अंदर इंक्रीज हो गया। जैसे ही पोटेशियम का जो अमाउंट है सेल के अंदर इंक्रीज हुआ, तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई तो वोल्टेड गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। वोल्टेड जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, तो कैल्शियम का जो अमाउंट है वो सेल में इंक्रीज होना शुरू हो गया। कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ सेल के अंदर। इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना। जैसे ही कैल्शियम अंदर आया तो उसने सिक्रेटरी वेसिकल्स पे एक्ट किया, पेनक्रियाज की सेल पे। तो इन्होंने क्या करा, अल्टीमेटली इंसुलिन को रिलीज किया। इतना समझ में आया आपको? रोशनी, मंदिरा, अमृता, हाँ सर। हाँ कोई भैया। डाउट? कोई डाउट दोबारा रिपीट करूं? और भाषा, एकता। हाँ सर, एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। देखो, जो भी हमारी पेनक्रियाज की सेल होती है, पेनक्रियाज की सभी सेल के ऊपर ये होता है, ग्लूट रिसेप्टर होता है। ग्लूट रिसेप्टर से क्या होता है, ग्लूकोज उस बॉडी के सेल के अंदर आता है। पेनक्रियाज सेल के अंदर ग्लूकोज अंदर आ गया। अब ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, जो भी साइकिल होगी, कार्बोहाइड्रेट साइकिल, जो भी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, वो उसके थ्रू वो एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया एटीपी में। जैसे ही ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हुआ, तो एटीपी ने क्या करा, जो पोटेशियम चैनल था जो मेम्ब्रेन पे, उसको ब्लॉक कर दिया। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल था वो ब्लॉक हो गया। तो पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा। अब अगर पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहा, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हुई, डीपोलराइज हो गई। जो पोटेशियम हमारी बॉडी में जो सेल के अंदर जो पोटेशियम का जो लेवल था वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही सेल में डीपोलराइजेशन हुआ, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। अब कैल्शियम चैनल ओपन हुआ तो कैल्शियम अंदर आएंगे। जैसे ही कैल्शियम का चैनल अंदर आएंगे, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, तो सिक्रेटरी वेसल पे कैल्शियम काम करेगा, और कैल्शियम क्या करेगा, रिलीज करवाएगा इंसुलिन का। अब आया समझ में? पूर्वाशा, एकता, संचिता। हाँ सर। आगे चलें फिर। देन हमारी बॉडी में जैसे फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जैसे ही कोई केमिकल सिग्नल आया, सपोज फूड आया, फूड ने क्या करा, केमिकल सिग्नल भेजा। तो जैसे ही केमिकल सिग्नल आया, तो इनक्रिएटिन से रिलीज हुए हमारी गट के अंदर, जो हमारे गट है उसके अंदर इनक्रिएटिन रिलीज हुए। जैसे इनक्रिएटिन रिलीज हुए, इनक्रिएटिन क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी का लेवल, साइक्लिक एएमपी रिलीज करते हैं बीटा सेल्स के पास। जो बीटा सेल्स क्या करती है, रिलीज ऑफ इंसुलिन को इंक्रीज करती है। तो इनक्रेटिन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल सिग्नल आया, केमिकल सिग्नल ने इनक्रेटिन रिलीज करे। जो इनक्रेटिन था उसने साइक्लिक एम्प रिलीज करवाया बीटा सेल से। बीटा सेल से जो जैसे ही बीटा सेल एक्टिव हुई, तो उसने इंसुलिन के जो रिलीज है उसको इंक्रीज करा दिया। अब इनक्रेटिन्स कौन से होते हैं हमारे गट के अंदर? एक तो होता है जीएलपी 1, एक होता है जीआईपी 1, और एक होता है वीआईपी। जो जीएलपी 1 होता है वो होता है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। जीआईपी होता है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन और ट्रोपिक पेप्टाइड। वीआईपी क्या होता है, वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। अभी आज अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो भी हमारा मार्केट में ड्रग्स नई लॉन्च हो रही हैं, वो इनक्रिएटिन्स के ऊपर लॉन्च हो रही हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जीएलपी 1 की जो हमारी ड्रग्स रिलीज हो रही है उसका नाम ओजेम्पिक है। देन विगोवे करके जो एक दो ड्रग हैं, इस पे अभी बहुत काम चल रहा है इन प्रेजेंट। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन रेगुलेशन कराता है हमारी बॉडी में। देखो, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज, ये तीनों पेनक्रियाज की सेल्स हैं। बीटा सेल, अल्फा सेल एंड डेल्टा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होगा, अल्फा सेल से ग्लूकागन रिलीज होगा, देन डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होगा।
जो अल्फा सेल है, देखो अल्फा सेल दोनों को स्टिमुलेट करेंगे हमेशा, दोनों को स्टिमुलेट करेंगे कि अल्फा सेल इंसुलिन का रिलीज भी बढ़ाएगा और अल्फा सेल सोमेटोस्टेटिन का रिलीज भी बढ़ाएगा। तो ग्लूकागन सेल दोनों को इंक्रीज कराता है। इंसुलिन क्या कराता है, इंसुलिन अल्फा सेल से ग्लूकागन का रिलीज भी इनिबिट कराता है और सोमेटोस्टेटिन का रिलीज भी इनिबिट कराता है। सी देखो माइनस लिखा है ना, तो माइनस मतलब इनिबिट। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकागन के रिलीज को भी इनिबिट करा रहा है और सोमेटोस्टेटिन को भी इनिबिट करा रहा है। देन सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन के रिलीज को इनिबिट करा रहा है, देन ग्लूकागन के रिलीज को भी इनिबिट करा रहा है। अंडरस्टैंड? तो अगर हम इतना समझ में आया हार्मोनल रेगुलेशन आपको, इनक्रेटिन्स और हार्मोनल रेगुलेशन समझ में आया? खुशबू, एकता, मंदिरा, रोशनी। यस स्लाइड और सर और एक बार स्लाइड दिखाइए। ओके, अमृता आप क्या बोल रहे थे? वो स्लाइड दिखाने के लिए बोल रही हाँ, आप नोट कर लो, 1 मिनट। नोट करने के बाद मुझे बता देना, हम फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगर समझ में आ गया आपको तो। चले आगे। सर इधर प्लस और माइनस क्या है? प्लस मतलब उसको, उसके रिलीज को इंक्रीज करा रहा है, माइनस मतलब उसके रिलीज को इनिबिट करा रहा है। ओके सर। चले आगे। इनक्रेटिन समझ में आया आपको हाँ सभी सर। को? इनक्रेटिन वाला कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। देन अब आता है हमारे न्यूरल रेगुलेशन। जो आइल्स ऑफ लैंगरंस होती है, वो होती है हमारी पेनक्रियास के अंदर होती है आइल्स ऑफ लैंगरंस। वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक और वैगस नर्व को। ठीक है। अब सिंपैथेटिक और वैगस नर्व जैसी एक्टिवेट होती हैं, तो उसके ऊपर होते हैं हमारे अल्फा सेल, बीटा सेल और मस्करेनिक। तो अल्फा सेल क्या करते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर होते हैं, अगर अल्फा से रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए सपोज, तब तो इंसुलिन का जो रिलीज है वो डिक्रीज हो जाएगा। पर बीटा रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट हुए तो इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। और प्लस प्लस का मतलब होता है स्टिमुलेट। मस्करेनिक अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो फिर अगेन इंसुलिन का जो इंक्रीज है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो, बी से बी से होता है बीटा और बी से होता है बढ़ना। तो बीटा सेल से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज इंक्रीज होएगा, बी से बीटा, बी से बढ़ना। अंडरस्टैंड? न्यूरल रेगुलेशन समझ में आया आपको? और भाषा, संचित्रा। न्यूरल रेगुलेशन समझ में आया? सर। संचिता, यू वर नॉट ऑडिबल। संचिता। इज दैट देन अब इंसुलिन की हमारे इंसुलिन की क्लासिफिकेशन आती है। इंसुलिन की क्लासिफिकेशन को हम कैसे याद करेंगे? अ, हमारे जो इंसुलिन होते हैं, देखो इंसुलिन चार पांच तरीके के होते हैं: रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, देन लॉन्ग एक्टिंग। जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होते हैं वो होते हैं हमारे इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट और इंसुलिन ग्लूलिसिन। अंडरस्टैंड? जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो होता है हमारा रेगुलर इंसुलिन। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है वो होता है हमारा इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, जिसको हम लेंटे इंसुलिन बोलते हैं। और होता है हमारा न्यूट्रल प्रोटामिन
हैगाडेग्रोन, जिसको हम आइसोफेन इंसुलिन भी बोलते हैं या एनपीएच इंसुलिन भी बोलते हैं। देन हमारा लॉन्ग एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टुलिन जो जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है वो होता है हमारा इंसुलिन गलार्जिन और इंसुलिन डिटर्मिन। तो इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है हमारे पास? शॉर्ट एक्टिंग को हम कैसे याद रखेंगे? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की ट्रिक है अस देखो, ऐसे होता है ना, असली ग्लू। हम बोलते हैं ना किसी चीज को कि कोई चीज असली है या नकली है, तो असली ग्लू बोलते हैं हम। तो इसको हम याद रखेंगे असली ग्लू से। देखो, ए एस से क्या होएगा? इंसुलिन एस्पार्टेट। एस्पार्ट, हमने अभी पढ़ा ना इंसुलिन एस्पार्ट को। सी, इंसुलिन एस्पार्ट हमने पढ़ा। एल आई से क्या होगा हमारे पास? लिस्प्रो। देखो, असली ग्लू से याद रखने का ये भी है कि देखो, जो असली ग्लू होती है, जो हमारे पास फेवी क्विक होती है, जो फेविक्विक, वो क्या होती है? फेविक्विक 2 मिनट जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है, वो जल्दी से सूख जाती है ना? तो असली ग्लू क्या होती है? वो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो असली ग्लू बहुत जल्दी एक्ट करती है, तो रैपिड एक्टिंग। तो उससे भी याद कर सकते हैं हम, असली ग्लू बहुत जल्दी सूख जाती है, तो उससे रैपिड एक्टिंग होता है हमारा। ए एस से एस्पार्ट, एल आई से लिस्प्रो, ग्लू से ग्लूलिसिन। ग्लूलिसिन, अंडरस्टैंड? देन होती है हमारी शॉर्ट एक्टिंग को आप नॉर्मल याद रखोगे, जो हमारा रेगुलर इंसुलिन होते हैं उसको हम शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है हमारी लेंटे, जो हमारी इंसुलिन जिंक सस्पेंशन होती है, या फिर आइसोफेन इंसुलिन होता है। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग की ट्रिक है हमारे पास। लॉन्ग एक्टिंग की को हम याद रखेंगे लार्ज डिटर्मिनेशन। मतलब हमने क्या करा, लॉन्ग टर्म में हम अच्छा काम करेंगे, लार्ज हमने डिटर्मिनेशन लिया। तो लार्ज डिटर्मिनेशन से कैसे करेंगे हम? जो लॉन्ग एक्टिंग था, ग्लार्जिन लार्ज से ग्लार्जिन और डिटर्मिनेशन से डिटर्मिन। तो हमने क्या करा, एक लॉन्ग टर्म का लार्ज डिटर्मिनेशन लिया हमने। तो लॉन्ग टर्म से जैसे लॉन्ग एक्टिंग और लार्ज डिटर्मिनेशन से ग्लार्जिन और डिटर्मिन। देन एक फिफ्थ और होती है, जो होती है हमारी अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। वो और नोट कर लो आप, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग होती है हमारी इंसुलिन इंसुलिन डेग्लूडेक डेग्लूडेक। ये होती है हमारी अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। देन जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो पीएच, जो इंसुलिन की प्रिपरेशन है, जो इंसुलिन की प्रिपरेशन है वो 7.2 से 7.4 पीएच पे की जाती है। जो इंसुलिन की प्रिपरेशन है वो 7.2 से 7.4 पीएच पे की जाती है, एक्सेप्ट ग्लार्जिन। ग्लार्जिन कौन से पीएच पे इंसुलिन की प्रिपरेशन होती है? वो होती है 4.0। देन जो इंसुलिन होते हैं वो हमारे एससी रूट से दिए जाते हैं, ये आप नोट कर लेना। कौन सी रूप से दिया जाता है? एससी, सबक्यूटेनियस इंसुलिन आर गिवन फ्रॉम सबक्यूटेनियस रूट।
तो सबक्यूटेनियस को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SC रूट। इतना समझ में आया आपको? हाँ भैया। ट्रिक ट्रिक समझ में आ गई कैसे इंसुलिन को क्लासिफिकेशन को याद करना है? मंदिरा, संचिता, रोशनी, हाँ खुशबू। भैया। ओके। देन जो लेंटे इंसुलिन होता है, लेंटे इंसुलिन जो होता है वो 7:3 के मिक्सचर में होता है। 7:3 के मिक्सचर में। अब 7 जो होता है, 7 होता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग अल्ट्रा लेंटे। देखो जो सेवन पार्ट होते हैं वो होते हैं अल्ट्रा लेंटे के। और जो 3 पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं? सेमी लेंटे के। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? नोट कर लिया आपने इतना? यस सर। देन यस नेक्स्ट पे सर। चलते हैं हम। अब इनहेलेशनल इंसुलिन भी होता है हमारी बॉडी में। इनहेलेशनल इंसुलिन को हम बाहर से लेते हैं, वो हम नोज के थ्रू लेते हैं। देन ये होते हैं हमारे एक्जुबेरा और अफ्रीजा। जो एक्जुबेरा और अफ्रीजा होते हैं ये जो इनहेलेशनल इंसुलिन आए थे मार्केट में, लेकिन अब वो जो इनहेलेशनल इंसुलिन होते हैं वो हम मार्केट में नहीं है, क्योंकि जो इनहेलेशनल इंसुलिन है उनका एक साइड इफेक्ट आया था। वो था लंग कैंसर। जो एक्जुबरा है, एक्जुबरा क्या कोज करता था? लंग कैंसर कोज करता था। इसकी वजह से इसको मार्केट में बंद कर दिया, कि मतलब मार्केट से विड्रॉ कर लिया। कोज लंग कैंसर। तो मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। अब ऐसी ड्रग्स होती हैं मार्केट में और जो हम कंज्यूम करते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और बढ़ जाता है। तो कौन सी ऐसी ड्रग्स है जिनकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब कम होना। तो अगर हम बीटा ब्लोकर ले रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं, थियोफाइलिन ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं, या एस्पिरिन ले रहे हैं, तो अगर हम ये कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम फ्यूरोसामाइड ले रहे हैं, थायाजाइड ले रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, निफेडिपिन ले रहे हैं, साल्ब्यूटामोल ले रहे हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ह- मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है जिससे हम हाइपोग्लाइसीमिया की ड्रग से याद कर सकते हैं, लेकिन जो हाइपरग्लाइसीमिया की जो ड्रग है उनको आपको खुद से ऐसे याद करनी होगी। तो हाइपोग्लाइसीमिया को याद करने की ट्रिक है बेटा बिल्लू। बेटा बिल्लू ने अल्कोहल अल्कोहल टी ली थी एस्पिरिन के साथ। बेटा बिल्लू से होगा आपका बीटा ब्लोकर। अल्कोहल से होगा आपका अल्कोहल। जो टी होता है ना, टी टी में थियोफाइलिन होता है। टी के अंदर थियोफाइलिन होता है, तो टी से याद रखेंगे हम थियोफाइलिन। लीथी से याद रखेंगे लिथियम। एस्पिरिन से याद रखेंगे एस्पिरिन। समझ में आया आपको? ट्रिक समझ में आई? रिपीट करूं? बेटा बिल्लू ने अल्कोहल टी ली थी एस्पिरिन के साथ। तो बेटा बिल्लू से बीटा ब्लोकर, अल्कोहल से अल्कोहल, टी के अंदर थियोफाइलिन होता है तो इससे हम थियोफाइलिन याद रखेंगे। लीथी से लिथियम याद रखेंगे और एस्पिरिन से एस्पिरिन याद रखेंगे। तो समझ में आया आपको? पूर्वभाषा, एकता, अमृता। यस सर। हाँ भैया। देन और
इससे क्या होता है, जैसे हम ये बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, सपोज मैंने बीटा ब्लॉकर कंज्यूम करी, मैंने बीटा ब्लॉकर कंज्यूम करी, तो क्या होगा, हमारे जो भी मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर देखो, किसी को अगर ऑलरेडी हाइपोग्लाइसीमिया, या सपोज किसी को पहले ही ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, उसको डायबिटीज ज्यादा रहती है, उसका जो डायबिटीज का जो लेवल है वो हाई रहता है, फिर ऊपर से मैंने क्या करा, उसको फ्यूरोसेमाइड दे दी या फिर साल्ब्यूटामोल दे दी, तो उसका क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए वो डेंजरस कंडीशन हो गई। तो इसलिए हमें ये चीज याद रखनी होती है कि किस ड्रग से कौन सा इफेक्ट आ रहा है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, जब भी हम, जैसे शुगर का कोई पेशेंट है, जो डायबिटीज का पेशेंट है, तो डायबिटीज के पेशेंट को अगर हम साल्ब्यूटामोल देंगे, तो उसके साथ हम उसको एंटी डायबिटिक ड्रग भी दे देंगे, जिससे कि उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो मेंटेन रहे। इतना समझ में आया? खुशबू, रोशनी। ये और एक बार बताइए। जो डायबिटीज के पेशेंट है, हम डायबिटीज के पेशेंट को अगर इनमें से कोई ड्रग दे दें, सपोज मैंने थायाजाइड दे दी या फ्यूरोसेमाइड ड्रग दे दी मैंने, जो डायबिटीज का पेशेंट था, तो ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देंगी। तो अगर उसको, डायबिटीज का पेशेंट है, उसका जो शुगर लेवल है वो ऑलरेडी बहुत हाई है बॉडी में, और हमने ये ड्रग्स दे दी, ये भी क्या कर रही है, शुगर के लेवल को बढ़ा रही है हमारी बॉडी में। सपोज उसको पहले थी 225 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जैसे ही हमने ये ड्रग दी, थायाजाइड दी, उसकी हो गई 250 या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये तो एक सीरियस कंडीशन हो गई ना, कि 300 मिलीग्राम डेसीलीटर हो गई। तो हमें हमेशा थायाजाइड के साथ क्या क्या करेंगे, एंटी डायबिटिक ड्रग दे देंगे, जिससे कि उसका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। आया अमृता समझ में? हाँ, और बाकी परिभाषा, खुशबू, एकता, आपको आया समझ में? यस सर। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इंसुलिन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन है, इंसुलिन बाइंड करता है हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से। ये हमने पहले भी पढ़ा था, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। हाँ, ग्रोथ हार्मोन में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर टायर के नीचे पिग आ गया था। प्रो जो एक ट्रिक फिर अगेन आप लिख लो, कि टायर के नीचे पिग आ गया था, पिग आ गया। तो जो टायर होता है हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे हमारी तीन ड्रग काम करती हैं, जो तीन ड्रग काम करती हैं वो होती है हमारी, पी से होती है प्रोलेक्टिन। तो जो प्रोलेक्टिन का हमारा जो मैकेनिज्म, मतलब प्रोलेक्टिन हमारा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से एक्ट करती है हमारी बॉडी में। देन आई से होती है हमारी इंसुलिन। देन जी से होती है हमारी ग्लूकागन, नहीं, ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो तीन जो ड्रग्स होती हैं, ये जो, या जो तीन जो कंपाउंड होते हैं, ये टायर से एक्ट करते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से। इंसुलिन कम्प्लेक्स एक्शन क्या है, ये बाइंड करेगा टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर से, और कॉज करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है हमारी, जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, वो क्या करती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है हमारी बॉडी में, ग्लूकोज को इंक्रीज करती है। जो ग्लूकोजेनेसिस होती है, वो क्या करती है, ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, ग्लूकोज डिक्रीज। जो ग्लूकोलाइसिस होती है, ग्लूकोलाइसिस क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, ग्लूकोज डिक्रीज। देन जो ग्लूकोजेनलाइसिस होती है, वो क्या करती है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करती है। तो ये होती है हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। आप नोट कर लो इसको एक बार।
ना आया समझ में आपको? हाँ भैया। ओके, अभी तक आपको कोई डाउट? जितने भी स्लाइड्स हो गए आप एक बार दोबारा देख लो। कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो? भैया वो इनक्रेटिन वाला फिर से बोलिए ना। देखो, जो हमारी बॉडी में केमिकल सिग्नल आता है, जैसे हमने फूड खाया, फूड क्या करेगा, केमिकल सिग्नल भेजेगा कि फूड आ गया हमारी बॉडी में। ब्रेन ब्रेन केमिकल सिग्नल भेजेगा। ब्रेन ने केमिकल सिग्नल भेजा गट के पास, तो गट ने क्या रिलीज करा, इनक्रेटिन रिलीज कर दिए। जो गट ने क्रिएटिन रिलीज करे, जब इनक्रेटिन रिलीज करती है, जो इनक्रेटिन है वो क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा देते हैं बीटा सेल में। देखो, बीटा सेल से ही इंसुलिन रिलीज हो रहा है ना, तो साइक्लिक एएमपी का लेवल जैसे ही बीटा सेल में इंक्रीज हुआ, तो इंसुलिन का जो रिलीज है वो इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब जो इनक्रेटिन्स है वो हमारी बॉडी में होते हैं तीन टाइप के: जीएलपी 1, जीआईपी 1 एंड वीआईपी 1। जीएलपी 1 की फुल फॉर्म होती है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1। जीआईपी की होती है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ऑट्रोपिक पेप्टाइड। और वीआईपी की होती है वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, इनके फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे। बस इनक्रेटिन्स हमने क्यों पढ़ा है, ये हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब एक इनक्रेटिन्स की क्लासिफिकेशन आती है हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तब वहां पे आपको समझ में आएगा कि हमने इनक्रेटिन्स क्यों पढ़ा है। देखो, क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। देखो, अगर हमारी बॉडी में इनक्रेटिन से रिलीज हो रहा है, इनक्रेटिन की वजह से इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं ऐसी कोई ड्रग बना दूं, ऐसी कोई दवाई बना दूं जो हमारी बॉडी में जीएलपी 1 को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर दे। अगर जीएलपी 1 बिना केमिकल सिग्नल के ड्रग से अगर इंसु मतलब रिलीज हो रहा है जीएलपी 1, तो जीएलपी 1 क्या करेगा, इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देगा। अंडरस्टैंड? आया समझ में? हाँ भैया। ओके। और कोई डाउट? ये समझ, इंसुलिन कैसे सिक्रीट होता है समझ में आया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? हाँ भैया। क्लासिफिकेशन इंसुलिन की, उसकी ट्रिक। हाँ भैया। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। इंसुलिन के बारे में इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देन अब नेक्स्ट क्लास में हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स पढ़ेंगे। और मे बी नेक्स्ट थ्री क्लासेस में आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। सो